हिंदुज़म में भगवद गीता है, मुस्लिम में कुरान है, क्रिश्चियन में बाइबल है। तो बुद्धिज़्म में धम्मापादा क्या है बोलने से धम्मापाद, तो धम्मा पाद ऑफ स्पिरिचुअलिटी। जिन्होंने जो धम्मापादा का 2 गाथा समझा है, बुद्धा का उपदेश समझा है। हम सब क्या चाहते हैं? हम सब सुख चाहते हैं। हम सब क्या नहीं चाहते हैं? हम दुख नहीं चाहता। दोनों का आंसर तो इस गाथे में है कि नहीं? दुख और सुख कहाँ से आता है? मन से आता है। द ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने इतना अच्छा सुंदर बोल के गया, ही वॉज नॉट स्पिरिचुअल बिफोर प्योर साइंस। साइंस मीन्स टोटली फोकस्ड ऑन मटेरियल डेवलपमेंट में भी कौन सा मटेरियल हार्मफुल है, कौन सा मटेरियल डेवलपमेंट यूजफुल, वो भी नहीं, खाली डेवलपमेंट करते गया, उसमें भाम दिया। रिलीजन विदाउट साइंस ब्लाइंड, साइंस विदाउट रिलीजन लेम। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम गुरु संगम में। दर्शकों, ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी हमेशा कहते हैं कि हर पिरामिड मास्टर बुद्ध बन सकता है, यानी हम सभी बुद्ध हैं। जिस तरह बुद्ध ने जन जन तक ध्यान को पहुंचाया, उसी तरह हमें भी स्वयं भी ध्यान करना है, स्वयं का उद्धार करना है और साथ ही जन जन तक ध्यान को पहुंचाना है। बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए हमें बुद्ध की टीचिंग्स का पता होना बहुत जरूरी है। तो आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं बुद्धा जी की टीचिंग्स। जी हाँ, जिस तरह बुद्धा जी ने बात की है अहिंसा पर, करुणा पर, मैत्री पर, इस विषय को गहराई से जानने का हम प्रयास करेंगे। साथ ही उनका जो एक स्क्रिप्चर है, टाइमलेस स्क्रिप्चर जिसे हम कहते हैं धम्मपद, जिसमें बुद्ध के ज्ञान को एनकैप्सुलेट किया गया है, इस विषय पर भी हमने चर्चा की है। और इन सारी बातों पर ज्ञान देने के लिए आज जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं वो बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। इनका नाम है भिक्खु संगसेना जी। ये एक बुद्धिस्ट लीडर है। इन्होंने लद्दाख में महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर की स्थापना की है, साथ ही न्यू दिल्ली में महाकरुणा फाउंडेशन की स्थापना की है। भिक्खु जी कई तरह के सामाजिक कार्य भी करते हैं। जी हाँ, और भी बहुत कुछ जानेंगे इस कार्यक्रम में उनसे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नमस्ते गुरुजी। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। गुरुजी, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन चाहूंगी उससे पहले अगर कोई प्रार्थना से अगर हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। जरूर जरूर। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। May all the Buddhas and Bodhisattvas, Devas and Nagas, saints and sages from all the directions of the universe may kindly look at us and shower their blessings upon all of us for the success of our coming together in this beautiful place. गुरुजी, आप बुद्धिज्म फिलॉसफी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं अभी, तो बुद्धिज्म की जो टीचिंग्स हैं वो आज की जो फास्ट पेस्ड और मटेरियलिस्टिक जो लाइफस्टाइल हो गई है, जो लोग आजकल के हैं, उनकी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट डाल सकती है? इसके लिए सबसे पहले तो हम सभी को ये सोचना होगा, जानना होगा हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द गोल ऑफ आवर लाइफ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ, इसकी बारे में हम लोग सोच विचार करना है। और अगर जब हम ये सब विचार करना शुरू करें तो जल्दी हमको पता हो जाएंगे हमारा जीवन का उद्देश्य है हैप्पीनेस, है कि नहीं? पीस, हार्मनी, हैप्पीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कैसे आते हैं ये हैप्पीनेस, ये पीस कहाँ से कैसे आते हैं? अभी जो
प्रेजेंट जनरेशन, द यंग जनरेशन बोलो, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा वही लोग ये सोचते हैं कि उनका जो सक्सेस हुआ या सुख शांति हुआ वो मेटीरियल अचीवमेंट से। जैसे आपके घर छोटा हो तो थोड़ा सा इससे अच्छा बड़ा घर बनाने से आपको शांति सुख आ जाएंगे। आपके पास एक कार है, मारुति कार, नहीं, इसको चेंज करके टोयोटा और BMW वो आएगा तो अच्छा होगा। और ड्रेस हुआ सिमिलरली, इसी भावना रहता है। सब लोग यही मन में रख करके खाली मटेरियल के पीछे भाग जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि हम लोग खाली शरीर नहीं है, शरीर के पीछे और भी एक है, मन बोल करके। तो जो आप मांग रहे हैं, जो ढूंढ रहा है, मांग रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा ये शरीर के लिए है। अब बाजार में जाके देखिए, सुपरमार्केट में जाके ढूंढिए, देखिए, आपको मन के लिए कुछ नहीं मिलेगा, पूरे का पूरा शरीर के लिए मिलेगा। जितने भी रखा है पूरा शरीर के लिए। कोई भी ऐसा एक दुकान नहीं मिलेगा जो मन की शांति के लिए आप कुछ मिले। आप जाके पूछ सकते हैं मुझे क्या करूं, पिछले कई दिनों से मन में शांति नहीं है, कृपया करके मुझे 1 किलो शांति दे दो, पैसा मैं ब्लैंक चेक दे दूंगा, ले लो, बहुत पैसा है मेरे पास। ऐसा कोई 1 किलो शांति भेजने वाला दुकान नहीं मिलेगा। दूसरे दुकान में जाके बोलो मेरे को विजडम नहीं, ज्ञान विजडम नहीं होने के कारण बार बार मैं गलती करता हूँ, और जब बार बार गलती करने से बार बार मुझे दुख भोगना पड़ता है। मुझे 2 किलो ज्ञान दे दो, 2 किलो विजडम दे दो, है ना। या दूसरे तीसरे दुकान में जाकर के बोलो मुझे कंपैशन, काइंडनेस का 1 किलो दे दो। मेरे अंदर काइंडनेस नहीं है, कंपैशन नहीं है, तो मैं क्रूअल बन जाता हूँ। जब भी मैं क्रूअल बन जाता हूँ तो उसका नतीजा क्रूअल ही होता है। जैसा कर्म वैसा फल। तो प्लीज और 1 किलो करुणा दे दो, 1 किलो मैत्री दे दो। ऐसा दुकान आपको नहीं मिलेगा। जितने भी मटेरियल क्या बोलता है शॉप्स है सुपरमार्केट में, पूरा मान शरीर के लिए, मान के लिए। यही जो बैलेंस है आज मिसिंग इज बैलेंस बिटवीन द materiality and spirituality, बैलेंस बिटवीन द बॉडी एंड माइंड। ये बैलेंस का आज ज़रूरत है। जब तक हम लोग ये बैलेंस नहीं कर पाएंगे, हम लोग कभी टोटल हैप्पीनेस, टोटल हेल्थ, वी वोंट बी एबल टू एंजॉय टोटल हेल्थ, टोटल हैप्पीनेस until and unless we balance, we know how to take care of the body and mind in balance. ये बहुत ज़रूरी है कि नहीं। So materiality and spirituality, inner and outer, ecology and psychology, physics and metaphysics, meditation and medication, right? Yes. Religion and science, ये दोनों बैलेंस करने का जरूरत है। द ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने इतना अच्छा सुंदर बोल के गया। द ग्रेट आइंस्टाइन, he was not spiritual before pure science. Science means totally focused on material development में भी कौन सा material harmful है, कौन सा material development useful, वो भी नहीं, खाली development करते गया। उसमें भाम भी आ गया। अब भाम तो शांति नहीं लगेगा। But later on Albert Einstein became spirituality. मुझे सुनने में आया, मरने से पहले किसी ने पूछा कोई आपको दोबारा जन्म हो तो नेक्स्ट जन्म में आप फिर से ऐसा साइंटिस्ट बनना चाहेंगे? बोला कभी नहीं। आई विल रेदर प्रिफर टू बी ए प्लम्बर बट नॉट साइंटिस्ट। क्योंकि जो साइंटिस्ट बन के बम वगैरह बनाया है वर्ड्स क्या ही रियलाइज। उन्होंने बोला रिलीजन विदाउट साइंस ब्लाइंड, साइंस विदाउट रिलीजन लेम। दैट मीन ये दोनों साथ में आना है। जब तक ये साथ में नहीं आएगा वो गड़बड़ हो जाएगा। दैट मीन्स ऑल द साइंटिस्ट मस्ट मेडिटेट, ऑल द साइंटिस्ट शुड बी स्पिरिचुअली साइंटिस्ट। Then what happened? The scientists will not misuse
or not waste their precious time in making bombs and guns. They will use all their knowledge of science to serve humanity. वो ऑपरेशन थिएटर बनाएगा, वो ऐसा लाइट बनाएगा, इस तरह से टेक्नोलॉजी बम्स गन नहीं बनाएगा. इफ दे आर नॉट गाइडेड बाय मेडिटेशन वो लोग बम्स बनाएगा. अभी भी कितना दुख का बात है, अभी भी देयर आर 30 to 40,000 young brilliant intelligence scientists are working day and night to make more dangerous, more destructive bombs and guns. अगर वो सबको मेडिटेशन सिखाया जाए, एक भी बम नहीं बनेगा, अच्छी चीज बनाएगा दूसरा, है कि नहीं? इसलिए साइंटिस्ट शुड बी स्पिरिचुअली साइंटिस्ट, religious people also little bit scientifically religious, to avoid blind faith. Blind faith could be more dangerous than these scientists' bombs, isn't it? जो न्यूयॉर्क का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुआ था, कई एक जहाज को हाईजैक बोलते हैं ना, हाईजैक करके हिट अगेंस्ट द टावर. दे बर्न देमसेल्फ एंड बर्न थाउजेंड्स ऑफ पीपल इनसाइड दिस टावर. वो कैसे, उसको आप रिसर्च करके जाओ तो blind faith is equally dangerous. Religious people also be scientifically religious to avoid blind faith. And scientists should be spiritually scientists so that they can avoid misusing the knowledge. They will not make bombs and guns. So spirituality and materiality दोनों का बैलेंस आजकल के युग में जरूरत है, वो मिसिंग है. इसलिए अभी के जो समय पे हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर कॉरपोरेट में, हर बिजनेस सेंटर में मेडिटेशन सिखाना, योगा सिखाना है, कंपैशन देना है. नहीं तो हम लोग क्या होगा, हम लोग राक्षस बन जाएगा. All your modern development of science technology will prove Bhasmasura dance without guided by spirituality. You know, your fantastic mobile network, your 4G, 5G, without guided by Guruji will become a disaster. समझे ना? आपका 3G, 4G, 5G without guided by Guruji will prove disaster. It's happening. So much complaint because of the misuse of mobile. If it is guided by Guruji, then no misuse. Then also okay. So answers to your questions. आजकल के जो समस्या का क्या प्रॉब्लम है, गांधी जी को भी पूछा था, आपको पता है? किसी ने गांधी जी को पूछा था, आजकल के युग में सबसे बड़ा समस्या क्या है? गांधी जी ने बोला, आजकल के जो सबसे बड़ा संगत समस्या ये है कि मनुष्य के हृदय में करुणा का सागर सूख जा रहा है. कंपैशन इज ड्राइंग आउट इन द ह्यूमन हार्ट्स. तो सबसे बड़ा समाधान, ब्रिंग बैक कंपैशन, ब्रिंग बैक इंडियन स्पिरिचुअलिटीज. इसलिए मैं बोलता हूँ, आपने इंडियंस का जो युवा जनरेशन को बोलता हूँ, प्लीज बी केयरफुल. डोंट टेक वेस्टर्न स्टाइल एज ए सिंबल ऑफ सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी. हमारे भारत का जो असली दान जो है ना, ये कोको कोला, पेप्सी कोला नहीं है. भारत के जो रियल दान है वो है करुणा, मैत्री, अहिंसा, है कि नहीं, योगा, मेडिटेशन और वसुधैव कुटुंबकम. ये हमारे भारत का असली वेल्थ है, दान है. आज दुनिया को सबसे बड़ा जरूरत है. बहुत खुशी का बात हुआ, हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, मैं खुद को एक योगी समझता हूँ, उनके नेतृत्व में योगा को भी रिकॉग्निशन मिला है. इंटरनेशनल योगा डे बोलते. रिसेंटली इंटरनेशनल मेडिटेशन डे भी हुआ है.
अभी जल्दी हम उम्मीद करेंगे माँ करुणा दिवस भी UN शुड डिक्लेयर सुन। ये समस्या है। अब बाकी जो सुपरमार्केट बनाने में, हाई रेस बिल्डिंग बनाने में और मोबाइल, ऑटोमोबाइल, ये सब में तो आगे बढ़ रहा है। उसके साथ 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 स्पिरिचुअलिटी परफेक्ट बैलेंस में चलना है, नहीं तो हम लोग सब राक्षस जैसा बनेंगे। राक्षस दूसरा कोई राक्षस नहीं, जो राक्षस हमको सुनने में मिलते हैं ना, वो तो बच्चे लोगों को डराने का कहानी है। असली राक्षस तो हम लोग मनुष्य है, लोग है, दोस्त हु आर नॉट गाइडेड बाय स्पिरिचुअल वैल्यूज। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कौन किया? कोई घोष नहीं किया, राक्षस ने नहीं किया, भूत प्रेत ने नहीं किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कौन किया? कोई भूत प्रेत ने नहीं किया, कोई राक्षस ने नहीं किया। अभी जो थर्ड वॉर गोइंग ऑन विदाउट ऑफिशियली डिक्लेयरिंग, यूक्रेन रशिया के वार में कितने लोग, मिडिल ईस्ट में, गाजा और पैलेस्टाइन में बरसात की तरह बम गिरा रहे, इनोसेंट माताएं बच्चे भी हजारों का हिसाब से मार गया। आपने कहीं सुना कोई भूत प्रेत ने ऐसा किया? घोष ने नहीं किया। यही मनुष्य लोग है हु आर डिप्राइव्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, जिसके अंदर ये आध्यात्मिकता, जो स्पिरिचुअलिटी नहीं है, वही राक्षस है। तो ये राक्षस सबको ठीक करने में एक ही उपाय है, करुणा को जगाओ, प्रेम को जगाओ, ज्ञान को जगाओ, योग को जगाओ, करुणा को जगाओ। यही आंसर है। इसलिए हमें सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें बहुत खुशी हुआ है, PMC हिंदी चैनल रात दिन लगा हुआ है इसी की इम्पोर्टेंस ऑफ करुणा, इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिटेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी को प्रमोट करने में, वो भी एक बिल्कुल यूनिवर्सल लेवल, नॉन सेक्टेरियन लेवल में। इसके लिए मैं पत्री जी का और PMC चैनल में काम करने वाले सबों को बहुत आदर करता हूँ, नमन करता हूँ, प्यार करता हूँ। हमें वी हैव ए ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी टू स्प्रेड द मैसेज, save this beautiful world. The world is facing tremendous challenges, unthinkable. वो अमेरिकन मिलिट्री सेव नहीं करेगा, बम्स एंड गन सेव नहीं करेगा। करुणा का पावर, मैत्री का पावर, ध्यान का पावर से ही दुनिया सेव होगा। गुरुजी, आपने अभी धम्मपद का जिक्र किया था, तो ये धम्मपद क्या है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हर धर्म में या हर रिलीजन में कोई इम्पोर्टेंस किताब बुक्स रहते हैं, धम्मा का बुक्स। जैसे हिंदुज़म में भगवत गीता है, मुस्लिम में कुरान है, क्रिश्चियन में बाइबल है। तो बुद्धिज़्म में cannot be compared exactly with others, but something like that Dhammapada. Dhammapada is considered one of the important classical Dhamma books in Buddhism. Dhammapada क्या है बोलने से? Dhammapad mean path of spirituality. Okay. जी, उसी का ही पाथ Dhammapada। इसका कई एक मीनिंग है, बट हमारे लिए इतना बस रहेंगे। तो ये धम्मापाद में क्या है बोलने से, यहाँ पर 423 वर्सेस, उसके अंदर ये वर्सेस भगवान बुद्धा बताए हुए। कहाँ से आया? भगवान बुद्धा ने तो 45 साल कंटिन्यूसली रात और दिन उपदेश देते रहा है। तो हजारों डिस्कोर्स, बुद्धा इज सपोज टू हैव गिवन 84,000 धम्मा टॉक्स ड्यूरिंग हिज 45 years ऑफ मिशन। तो जितने भी उन्होंने धम्मा देशना दिया, वहाँ से कलेक्ट करके सेइंग्स डिफरेंट कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट डिस्कोर्सेस कलेक्ट करके ये धम्मापादा का गाथा कलेक्ट किया है और इसको बोलते धम्मापादा। कुछ एक आप शेयर कर सकते हैं? हाँ, उसमें बहुत ही सुंदर है। मैं फर्स्ट गाथा को बताना चाहता हूँ, इम्पोर्टेंट किस लिए है। मनो पुब्भंग घमा दामा मनो सेठा मनो माया मनसाचे पादुठेन बासति व करोति व तातोनं दुःखमन्वेति छाया व अनपायनि। सो वेरी फेमस है द 2 वर्सेस। एक्चुअली जिन्होंने जो धम्मापादा का 2 गाथा समझा है, तो करीब करीब
पूरा बुद्धा का उपदेश समझा है। He who understand these two verses, that person have understood almost all the teachings given by Buddha in 45 years. ये दो गाथे में क्या आते हैं? पहले का गाथा में है कि हर चीज पहले मन से ही शुरू होता है, हर चीज पहले मान जाते हैं और मन में ही शुरू होता है, हर चीज मन का बना हुआ है। ये सच्चाई है। ये जो क्रिएशन आप देख रहा है इस रूम में, पहले किसी ने मन में इमेजिन किया, मन में क्रिएट किया है, एक दफा नहीं, हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स किसी ने मन में ऐसा एक रूम बनाना है, ऐसा एक स्टूडियो बनाना पड़ के 1000 दफा सोचने के बाद, मन में बनाने के बाद धीरे धीरे फिर मटेरियल शेप में आया। इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनीथिंग इन दिस रूम टू अपीयर लाइक दिस विदाउट समबडी इमेजिनिंग कंटिन्यूसली, विदाउट क्रिएटिंग इन माइंड। तो इसलिए कथा में कहते हैं कि हर चीज में पहले मन जाता है, हर चीज का मन प्रधान है, हर चीज पहले मन का बना हुआ है। इसीलिए अगर कोई आदमी खराब मन से बात करे या कर्म करे, उसके पीछे पीछे दुख भोगेगा। जैसे बैलगाड़ी के पीछे वो बैल का जो पाया आते हैं ना, बैल गाड़ी में 2 व्हील होता पाया, और जो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रात बोलता है, काट बोलते हैं, बुलाक काट। वो बुलाक काट हो, वो बुल के ये गार्डन में बांधा हुआ है। इसीलिए ये गाय दोनों या बुल जहां भी जाओ उसके पीछे पीछे ये व्हील आएंगे। अगर ये गाय दोनों भाई गया तो व्हील भी भाई आएंगे, गाय दोनों दाने आया तो व्हील भी दाने आएंगे, उसके पीछे आएंगे, छोड़ेगा नहीं। ऐसे ही माफिक कोई आदमी खराब मन से बात करे, काम करे, उसके पीछे पीछे दुख आएगा। समझे ना? पहला गाथा आप सुनिए। दूसरा गाथा सेम है। हर चीज में मन प्रधान है, हर चीज में मन पहले जाता है, हर चीज मन का बना हुआ है। इसीलिए कोई आदमी प्योर माइंड, शुद्ध मन से बात करे, काम करे, उसके पीछे पीछे सुख आएंगे। जैसे आपके छाया, जहां भी जाओ छाया आपको नहीं छोड़ेगा, आपके साथ ही आएगा। जब तक आप है, छाया भी आपके पास आएंगे। समझे? आपके पीछे पीछे सुख आएंगे जैसे आपके छाया है। आप देख लीजिए ना, ये 2 गाथा ठीक से समझा तो भगवान बुद्धा का करीब करीब 90% धर्म समझ गया है। हम सब क्या चाहते हैं? हम सब सुख चाहते हैं। हम सब क्या नहीं चाहते हैं? हम दुख नहीं चाहता है। दोनों का आंसर तो इस गाथे में है कि नहीं? दुख और सुख कहां से आता है? मन से आता है, बाहर से नहीं आता है। हमारा आदत क्या है? मुझे दुख भोगा है मेरा माताजी के कारण से, मेरा पिताजी के कारण से, मेरा पति से, मेरा बीवी से, और ज्यादा से ज्यादा मेरी डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ से इससे दुख आते हैं। हमेशा हम लोग ये फिंगर दूसरों के ऊपर उठाता है, उनसे आता है। मुझे दुख है, मुझे तकलीफ है, उनके तरफ से। जब आपका जो अंगुली इस तरफ करते हैं ना, आप भूल जाता है कि 3 अंगुली अपने तरफ है। तो इसलिए दुख का कारण भी आप हम ही हैं, हमारा मन है। सुख का कारण दोनों है। पहला है दुख अपने मन से आते हैं, और कैसे आते? अशुद्ध इम्प्योर मन से आता है। सुख भी हमारा मन से आता है। कैसा मन से आता है? प्योर मन से आता है। ये जो मन को जानने का तरीका, मन क्या चीज है, प्योर मन क्या चीज है, और इम्प्योर माइंड क्या है, ये सब जानने का तरीका, उस रास्ता को बोलता है मेडिटेशन। मेडिटेशन के द्वारा हम अपने नजदीक आते हैं, शरीर के नजदीक, मन के अंदर। मेडिटेशन के द्वारा हमारे मन में क्या हो रहा है वो पता हो जाता है। जब पता हो जाता है मेरे मन में पॉइजन है,
तो कौन रखना चाहेंगे पॉइजन? नहीं रखना चाहेंगे। जब भी तुमको पता होगा कि पॉइजन फेंक डालेंगे, जैसे आपके घर में कोई दुश्मन आया, द मोमेंट यू कम टू नो दैट दिस एनिमी, आप एक सेकेंड भी बर्दाश्त नहीं करेंगे उसको निकालने में। आपको पता नहीं चला ये दुश्मन है, तो आप अपना दोस्त बना करके खिलाएंगे पिलाएंगे, जब तक आपको खत्म नहीं करेगा आराम से बैठेंगे। लोग को मालूम नहीं, मालूम करने का तरीका को मेडिटेशन है और कोई अलावा नहीं। इसलिए मैं सबों को बोलता हूँ, धम्मापदा जो बुक है वो आपका पर्स से भी क्लोज में रखना चाहिए। धम्मापदा जो है वो आपके पासपोर्ट से भी ज़्यादा वैल्यू करके रखना चाहिए। आपका पासपोर्ट का वैल्यू है एक देश से दूसरा देश जाने के लिए। आपका पासपोर्ट कोई काम नहीं का, स्वर्ग का गेट के पास पहुंचेगा इमिग्रेशन, वहाँ आपका ये पासपोर्ट कोई वैल्यू नहीं रहेगा। वहाँ पर धम्मापदा चेक करेगा, धम्मापदा पासपोर्ट इसलिए आपको पासपोर्ट से भी नज़दीक, पर्स से भी नज़दीक रखना है, क्योंकि पर्स से तो आप बाजार खरीद कर सकता है, ज्ञान शांति सुख स्वर्ग जाने का जो पासपोर्ट नहीं मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ सभी लोग धम्मापदा अपने पास रखिए। सभी लोग हर रोज धम्मापदा गाथा को पार के जीवन शुरू किया, दिन शुरू किया। सुबेरे उठते ही किचन में ज़्यादा पहले ना दौड़े, सुबेरे उठते ही टॉयलेट में ना दौड़ के पहले आंखें खोल के स्नान करके 2 गाथा पढ़े, दिन शुरू कीजिए। मैं गारंटी दे सकता हूँ आपका दिन अलग सा होगा, सुख शांति होगा। मैं सबको यही कहूँगा, धम्मापदा ऐसा कोई नहीं है कि बुद्धिस्ट का है, ऐसा है, यूनिवर्सल लॉ है। इतना सुंदर टीचिंग से इतना सुंदर है। गुरुजी, आपने जैसे बोला कि मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है और साथ ही साथ करुणा का भाव अपने भीतर होना चाहिए। लेकिन आज की अगर हम बात करें जनरेशन की, आज के युग की बात करें, तो ये जो हेट्रेड की भावना है वो ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो ये कंपैशन की भावना कैसे आएगी? और जैसे मेडिटेशन आप बता रहे हैं कि मेडिटेशन करना चाहिए, तो कुछ सिंपल प्रैक्टिसेस मैं चाहूँगी कि आप बताएं हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए मेडिटेशन करना बहुत टफ होता है, क्योंकि बहुत सारे थॉट्स आते हैं स्टार्टिंग में। तो कैसे वो मेडिटेशन की अपनी जर्नी को शुरू करें और ये जो कंपैशन का जो भाव है वो अपने भीतर कैसे जागृत करें? पहला तो आपने कहा कि आजकल लोगों के मन में कंपैशन नहीं, करुणा नहीं है, सेल्फिश बन रहा है, ग्रीडी बन रहा है ना? हाँ जी। वो उसका रूट कारण है अज्ञानी है, अज्ञानी, इग्नोरेंस ऑफ व्हाट? इग्नोरेंस ऑफ वही कंपैशन कोई स्कूल में सिखाया नहीं देता। पहले तो जीने का काला सीखो। जो 100 साल हो, 100 साल भी नहीं, वो बिल्कुल रॉन्ग कैलकुलेशन है। कोई अगर कैसे भी करके 100 साल जिया भी ना, ये रॉन्ग कैलकुलेशन है। आपने भी नहीं सोचा होगा कैसे रॉन्ग कैलकुलेशन है। 100 साल हम जिया तो 100 साल में कितना होता है? आधा दिन होता है, आधा रात होता है, समझे ना? आधा दिन आधा रात। रात को हम सोता है। जो जिंदगी नींद में बिताते वो मुर्दा जैसा ही, मारा हुआ जैसा है, सेमी डेथ है कि नहीं? तो इसलिए 100 में से 50 निकालो, कितना रहा? 50। वो भी रॉन्ग कैलकुलेशन है। बच्चे, छोटे बच्चे देखने में तो बहुत सुंदर लगता है, क्यूट, सो नाइस, बता क्या नहीं अनकॉन्शियस को बुराई अच्छाई क्या है कुछ पता नहीं। लाइक वेजिटेबल्स है ना, 5-6 साल तक तो कुछ उसको अच्छा क्या बुरा क्या कुछ वो नहीं, उसके लिए 5-6 साल छोड़ो। फिर उसके बाद थोड़ा जानना शुरू होता है बुरा है क्या है। फिर हम लोग इनलाइटन तो है नहीं, उसके कारण कभी लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, कभी बीमारी हो के हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, दुख होता है। वो भी तो जीवन का है, अच्छा हिस्सा नहीं है। वो सब के लिए और 10-15 छोड़ो। 50 में से 15-20 साल घर में लड़ाई, पड़ोसी की लड़ाई, उसमें बिताओ। फिर हम शरीर है बीमार, तो कभी हॉस्पिटल में, कभी अपना रूम में बेड रीडन आ रहा है, सिर में दर्द, पैर में दर्द, वो भी अच्छा नहीं। वो सब को छोड़ डालो। अनदर ऑल टुगेदर 15-20 साल आपके पास हार्डली 30 साल है, 30 साल जीवन है, 30 साल से ज़्यादा नहीं है।
और 30 साल में पहला आप सीखना है जीने का काला। करुणा से कैसे जीना है, प्रेम से कैसे जीना, माइंडफुल से कैसे जीना है, ज्ञान से कैसे जीना है, हंसते हंसते मुस्कुराते, singing together, dancing together, laughing together, meditating together, praying together, serving each other together with peace and harmony. That is the first things to learn. बच्चों को पहले वही सिखाना चाहिए। वो तो बच्चों का लिस्ट मिलेगा नहीं, लास्ट में भी नहीं। आजकल का जो युवा है वो और जल्दी सीख सकता है, क्योंकि कन्वीनियंस जो एग्जाम्पल है आजकल और अच्छा है, वो है। दूसरा आपने कहा ध्यान। ध्यान में भी अभी ध्यान का काफ़ी पॉपुलर है, और रकम रकम का ध्यान सीखने वाला अलग अलग गुरु है, अलग अलग टेक्निक है। तो हमें ऐसे एक ध्यान सिखाना होगा, सिंपल टेक्निक, जो हर एक आदमी एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, सिटी में रहने वाला हो, ये गांव में रहने वाले हो, बड़े ऑफिसर हो, नॉर्मल आदमी हो, सब लोग ऐसा जो सीख सकते हैं और कर सकते, ऐसे एक टेक्निक हमने डेवलप करना होगा। वो ऑलरेडी है ही, भगवान बुद्ध ने पता, आनापानासति, माइंडफुलनेस इज द फाउंडेशन ऑफ मेडिटेशन, बिगिनिंग ऑफ मेडिटेशन। हर एक लोग कोई भी कर सकते, इट इज सो ईजी है, बहुत आसानी है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। अभी बहुत से मेडिटेशन होगा, जैसे कुंडलिनी मेडिटेशन कुछ आपने सीखा होगा, वेरी डेंजरस है। उसको ठीक से अगर आपके पास गाइडेंस टीचर नहीं है, नॉट एवरीबॉडी कैन लर्न एंड प्रैक्टिस। वो बिल्कुल एडवांस लेवल है, एक स्पेशलिटी है, साइड इफेक्ट भी डेंजर होगा। आनापानासति इज सो सिंपल, सो इफेक्टिव, और कोई साइड इफेक्ट नहीं रहेगा। तो मैं चाहता हूँ सभी लोग आनापानासति सीखना चाहिए। सभी लोग अगर आनापानासति सीखा तो ये दुनिया अलग सा होगा। तो यहाँ हमारे पत्री जी ने आनापानासति को बहुत पॉपुलर किया था, गाँव गाँव में हर जगह उन्होंने सिखाया था। आनापानासति वेरी सिंपल है, कैसे करें? एक तो रेगुलर करना चाहिए। द की ऑफ सक्सेस इन मेडिटेशन इज रेगुलर एंड प्रॉपर प्रैक्टिस, है ना। हर रोज सुबेरे करना, मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट टाइम, मॉर्निंग में ना। इन फॉर मेनी रीजन अर्ली मॉर्निंग कंसिडर इट द बेस्ट टाइम टू मेडिटेट। टाइमिंग हो गया ना। फिर जगह कौन सा है? आपके घर में एक जहां पर मिनिमम डिस्टर्बेंस हो, है ना, जो मिनिमम डिस्टर्बेंस हो, ऐसा एक जगह बनाना चाहिए। मेडिटेशन रूम बनाना चाहिए। वही अनफॉर्चुनेट है, आजकल आप देखेगा इतना बड़ा बड़ा घर। मैं जब यूरोप जाता हूँ, जर्मनी वगैरह जाता हूँ ना, मैं अपने गेस्ट के घर में रहता हूँ। बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर तक भी हो सकता है, 2 आदमी रहता है। और हर फ्लोर में एक अच्छा बाथरूम मिलेगा जरूर, टॉयलेट या बाथरूम हर फ्लोर में। कोई फ्लोर में तो 2 भी मिलेगा, 3 भी। और मैं उनको पूछूं कहाँ मेडिटेशन रूम, बोलो नो मेडिटेशन रूम। तो मैं उनको बोलता था तुरंत इमीडिएटली प्लीज कन्वर्ट वन ऑफ द बाथरूम इनटू मेडिटेशन रूम। और मैं बोलता हूं उनको प्लीज स्पेंड मोर टाइम इन द मेडिटेशन रूम देन इन द बाथरूम। बाथरूम से ज्यादा मेडिटेशन रूम में रहना चाहिए। इसलिए हर घर में छोटा मेडिटेशन रूम रहना है, यू नो। बाथरूम का और मेडिटेशन रूम का करीब करीब सिमिलर फंक्शन है। बाथरूम में हम क्या करते हैं? प्यूरिफिकेशन एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ बॉडी, करेक्ट और नॉट? यस। मेडिटेशन रूम में क्या करते? एग्जैक्टली प्यूरिफिकेशन एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ हार्ट, माइंड। ये दोनों बैलेंस में होना। आजकल वही बैलेंस में नहीं। बाहर में तो इतना शरीर सुंदर, इतना सुंदर बाथरूम है, और शरीर भी कितना नीट क्लीन सुंदर पहले जमाने से है ना, लेकिन अंदर में शुद्ध नहीं है। ग्रीड, हेटेड, फियर, वरीज, टेंशन, एंगर है। वो कैसे होगा?
तो रियल ब्यूटी विल कम फ्रॉम द ब्यूटी ऑफ द हार्ट. रियल प्यूरिटी विल कम फ्रॉम द प्यूरिटी ऑफ द हार्ट, नॉट फ्रॉम आउटसाइड. अगर बाहर से ही आता है तो भगवान बुद्धा को अपना पैलेस छोड़ के जाने का जरूरत नहीं था. ही वॉज ए प्रिंस. उनके पास क्या नहीं था बुद्धा के पास? समर के लिए एक पैलेस अलग सा बना दिया, विंटर के लिए पैलेस अलग सा बनाया था, रेनी सीजन के लिए अलग बनाया था. पूरा वर्ल्डली प्लेजर में डूबा था. लेकिन मन की शांति, मन की ब्यूटी वहां से नहीं मिला है. समझे ना? तो जब आपके इफ योर हार्ट इज फुल ऑफ ब्यूटी, your heart is decorated with the ornament of love and compassion, you are going to be the most beautiful. अगर आपका बाहर में बहुत सुंदर कपड़ा अच्छा है, अंदर में पूरा ग्रीड हेटेड है, तो nobody will love, nobody will respect. कर नहीं सकते. इसलिए इसका मतलब नहीं है कि दूसरा एक्सट्रीम में नहीं जाना है. इसका मतलब नहीं है कि काल से हम लोग स्नान करना बंद करें, शीशा में देखना बंद करे, है ना, और बुद्धा के जैसा कहीं जाके पेड़ के नीचे बैठ जाए. नहीं, वो नहीं. ये बैलेंसिंग, ब्यूटी फ्रॉम इनसाइड, ब्यूटी आउटसाइड, प्यूरिटी इनसाइड, प्यूरिटी आउटसाइड, ये बैलेंस जरूरत है. इसके लिए हर रोज सुबेरे मेडिटेशन करना है. एक मेडिटेशन रूम बनाना है और रूम में और कुछ नहीं रखना. कोको कोला, पेप्सी कोला उधर नहीं पीना है. वहाँ कुछ ही नहीं रखना है. प्योर क्लीन साफ रखना है. अगर चाहे तो आप आपका गुरु हो, बुद्धा हो, कोई भी आपके गुरु जो आप फेथ है, उसका एक पीसफुल लुकिंग इंस्पिरेशन, और बुद्धा का जैसा मूर्ति और आपको नहीं मिलेगा इतना पीसफुल. एक पीसफुल रह के उनको थोड़ा रेस्पेक्ट करके ध्यान करना. ड्यूरेशन आप 10-15 मिनट से शुरू कर सकते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ाओ. वेरी इंपॉर्टेंट. और हफ्ते में थोड़ा ज़्यादा करो. संडे को जिस दिन आपको छुट्टी मिलेंगे तो थोड़ा ज़्यादा, और महीने में और ज़्यादा, और साल में 1-2 दफ़ा ग्रुप मेडिटेशन, 3 days, 4 days, 5 days, एक रेसिडेंशियल इंटेंसिव मेडिटेशन अंडर द गाइडेंस ऑफ ए गुड मेडिटेशन टीचर. दैट्स इंपॉर्टेंट इनिशियली टू हैव a guidance from a good meditation teacher is important. फिर बाकी तो अपने आप, जब आपने शुरू कर दिया तो अपने आप बढ़ते जाएंगे. अपने आप थोड़ा बहुत टीचर से आएगा, थोड़ा बहुत आपने एज ए रिजल्ट ऑफ योर ओन प्रैक्टिस आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे. और इसी जीवन में इनलाइटनमेंट मिलना चाहिए. इनलाइटनमेंट शुड नेवर बी पोस्टपोन फॉर नेक्स्ट लाइफ. हमारे भारत विचित्र देश है. यहाँ बड़े बड़े बुद्धा, महावीर, रामा, कृष्णा, बड़े गुरु भी हुआ, अभी भी है. लेकिन बहुत से लोग ऐसे उटपटांगा टीच भी करते हैं. बोला आपको इंलाइटन पाने के लिए जन्म 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 और लेना पड़ेगा. कोई तो ऐसा उटपटांगा करेंगे कि वुमेन, लड़की लोग इंलाइटन में ही नहीं हो सकता है. वुमेन लोग प्रेयर करना पड़ेगा, अच्छा काम करना पड़ेगा. किसके लिए? नेक्स्ट जन्म में मैन के रूप में जन्म करने का. तब जा करके हम ऐसे चीज़ों को मैं बोलता हूँ नॉनसेंस. इनलाइटनमेंट के बारे में स्पिरिचुअलिटी से मेल फीमेल का प्रश्न क्या है? हम सब शांति चाहते हैं, हम सब ज्ञान चाहते हैं, सब मुक्ति चाहता है. इसमें मेल फीमेल का लेने का ज़रूरत ही नहीं. तो सभी लोग, खासकर आजकल के युग में, इफ यू आर एबल टू यूज साइंस टेक्नोलॉजी for enlightenment purpose, you can become enlightened much faster than before, because the convenience. पहले ज़माने में बहुत मुश्किल होता था कोई किताब मिलना, गुरु के पास जाना, ऐसा. आजकल सब कुछ बिकॉज ऑफ दिस साइंस टेक्नोलॉजी, यू नो. अब देखिए गूगल में सब गुरु मिलेगा, टीचिंग्स मिलेगा, जाने का भी ज़रूरत नहीं है कि नहीं. लॉट ऑफ कन्वीनियंसेस दैट, अगर इफ यू नो हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी, साइंस. वी आर द मोस्ट फॉर्चुनेट ह्यूमन बींग्स इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इफ यू नो हाउ टू यूटिलाइज ऑल द मटीरियल मीन्स फॉर योर इनर ग्रोथ इन स्पिरिचुअलिटी. आई रियली प्रे एंड होप that our people don't get lost by material world. They look at the spirituality and get enlightened. Enlightenment is the highest things.
not promotions, not money, not all this bigger cars and bigger house. Enlightenment हुआ तो पूरा you are the richest man in the world is enlightened. गुरुजी, अभी आप बुद्धिज्म फिलॉसफी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो मैं आपकी स्टोरी के बारे में जानना चाहती हूँ कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसे शुरू हुई, और अगर आप हमें कोई ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी सुनाएं अपनी लाइफ से जुड़ी जिसमें बुद्धिज्म की टीचिंग्स के थ्रू आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्म आया हो। आपने ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है कि मेरे जीवन में बुद्धा धम्मा, बुद्धा का जो टीचिंग्स है वो कैसे इन्फ्लुएंस किया है, उनसे क्या सीखा है, और बुद्धा धम्मा सीखने के बाद मेरे अपने जीवन में क्या तब्दीली, क्या चेंजेस, क्या परिवर्तन आए हैं। दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल। वैसे तो हम लोग बुद्धा धर्म के बारे में, कोई भी रिलीजन के बारे में, फिलोसॉफी के बारे में बहुत बातचीत होते हैं, कर सकते हैं, लेकिन जब तक वो प्रैक्टिकल ना हो, अपने जीवन को कुछ टच नहीं किया है, जीवन को बदलने में सहयोग नहीं किया, तो वो ऐसे ही थोड़ा इंटेलेक्चुअल हवा में डिस्कशन रहते हैं। तो आपने ये अच्छा प्रश्न पूछा है कि हम हवा में ना रह के ग्राउंड में आकर के जो प्रैक्टिकल अपने जीवन में क्या कुछ परिवर्तन आया उसके बारे में। तो पहला तो मैं लद्दाख में हमारा एक संस्था है महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर का नाम से, काफ़ी संस्था बड़ा है। कई एक हमने प्रोजेक्ट्स या सेवा प्रोग्राम्स शुरू किया है, स्प्रेड ओवर 250 एकर्स ऑफ लैंड पर। और उसमें सबसे पहले तो हमारा इंटरनेशनल मेडिटेशन एंड योगा सेंटर है। उसके अलावा हमारा एजुकेशन प्रोग्राम है, सेपरेट हॉस्टल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, और वहाँ नर्सरी से लेकर के 10+2 तक है। और उसके अलावा एक महाबोधि मैत्री जेरेटिक होम, ओल्ड एज होम भी है, ब्यूटीफुल, आई थिंक द बेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल होम फॉर सच एल्डरली पीपल। एक चैरिटेबल हॉस्पिटल भी है, वहाँ गेस्ट हाउस भी है, वहाँ बुद्धा पार्क फॉर वर्ल्ड पीस बोल के भी एक बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट आ रहे हैं। उसके अलावा एक ब्यूटीफुल पिरामिड हॉल भी है। हमारे प्रिय, मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड डियरेस्ट ब्रह्मा ऋषि पत्री जी के द्वारा और हमारे गुड फ्रेंड शास्त्री जी, उनके द्वारा पिरामिड मेडिटेशन हॉल भी है। वहाँ करीब करीब 100-200 लोग, 200 से भी ज़्यादा लोग वहाँ बैठ के ध्यान कर सकते हैं। ये हमारा संस्था है। उसके अलावा भी माँ करुणा फाउंडेशन और सेव द हिमालय फाउंडेशन और ग्लोबल डॉक्टर एसोसिएशन फॉर हिमालय, ऐसे कई एक फाउंडेशन भी हम लोग ने इस्टेब्लिश किया है। ये कैसे शुरू हुआ है, हाँ जी, ये बताने से पहले तो मैं बचपन में कोई स्कूल जाने का मौका ठीक से नहीं मिला है। पहला स्कूल हमारा लेह में खोला था। जो लेह है ना, लेह इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ लद्दाख। लद्दाख इज़ ए प्रोविंस। तो पहला गवर्नमेंट का स्कूल 60s में, लेट 60s में वहाँ खोले थे। तो सेकेंड स्कूल हमारे गाँव में खोले थे। हमें तो आइडिया भी नहीं है क्या स्कूल क्या होता है, क्या चीज़ है। मेरा पेरेंट्स, माता पिता स्कूल भेजना चाहते थे। वहाँ मैं बहुत एक्साइटेड था, बचपन से ही कुछ नया चीज़ सीखने का था, लेकिन अपना अपना काम भी तो होता है, काम। तो स्कूल में गया तो स्कूल बोल के उस ज़माने में कोई बिल्डिंग कुछ नहीं है, फर्नीचर कुछ नहीं है, वो बाहर में ज़मीन का बैठना है, कोई कारपेट भी नहीं है, और पेपर पेन नोटबुक कुछ नहीं है। इफ यू आर लकी तो कैसे भी करके वुडन स्लाइड्स होता है, वुडन स्लाइड्स। तो इंक आपने से बनाना है, पेन आपने से ट्री का स्टिक काट के उससे बनाना है। तो हमने ज्वाइन किया हुई, मुझे नर्सरी में एडमिट किया था। आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड नर्सरी में। तो 1 साल के बाद हाँ, नर्सरी से क्लास 1 में प्रमोट करने का है। तो मेरा टीचर आके बोला, आप फेल हो गया है फेल हो गया, आपको अलग होना पड़ेगा। मैंने सोचा मेरा टीचर मजाक कर रहा है। मैं इसलिए सोचा
कि आई न्यू आई वॉज डूइंग फार बेटर देन माई क्लासमेट। तो मैं सोचा टीचर मजाक कर रहा है। तो आप हफ्ते के बाद वो टीचर आया, फिर कहा आप तुम सचमुच में फेल हो गया है, आपकी जो क्लासमेट साहब है वो क्लास 1 में प्रमोशन हो गया, आपको और 1 साल नर्सरी में रहना है उनके साथ। कुछ बच्चे देखा है नोज रनिंग, कुछ बच्चे हैं उनके साथ और 1 साल बना। माई हार्ट वॉज ऑलमोस्ट ब्रेकिंग। आई स्टार्टेड क्राइंग, केम बैक टू होम क्राइंग। मैंने माताजी को बोला, माताजी आई एम बीइंग ग्रेजुएटेड, मेरा ग्रेजुएशन हो गया है, स्कूल खत्म हो गया, कल से स्कूल नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा क्या हो गया? तो मैंने ये कहानी बताया, टीचर ने मुझे फेल किया है, मैं नहीं जा सकता। गुरुजी आपकी उम्र क्या थी उस वक्त? मेरा ख्याल 6-7 होगा, 6-7 साल में आप वैसे बात हाँ, कर रहे थे। जी। फिर मेरा माताजी ने कहा तुमने कुछ ज़रूर टीचर के साथ बदमाशी किया होगा, तुम ऐसा करो, कल में एक वाइट स्कार्फ शॉल जैसा, और उसका ज़माने में एक ट्रेडिशन होता था कि एक बार्ली वाइन इज़ नॉट एक्चुअली कंसिडर्ड वाइन नहीं है, वो ट्रेडिशन होते हैं। जब भी कोई बड़े आदमी मिलने जाएंगे तो एक स्कार्फ, हम खताक बोलते हैं, या शॉल जैसा, यहाँ भी अभी भी कोई बड़े आदमी मिलने जाने से आप एक शॉल देते हैं। ऐसे में मेरा माताजी ने बोला कि एक खताक तैयार करेंगे और एक बॉटल ऑफ बार्ली वाइन करेंगे, तुम कल जा कर के टीचर को ये देखे उनसे माफ़ी मांगो, कुछ तुमने गलती किया होगा। मैंने बोला माताजी ये तो मेरे से नहीं हो सकता है, ये कैसा हुआ? मुझे पता है मेरा क्लासमेट से तो मैं अच्छा कर रहा था और उन्होंने फेल कर दिया, तो वो आकर के मेरे से माफ़ी मांगना चाहिए कि मैं उनकी जाकर माफ़ी मैं नहीं कर सकता है, ये नहीं हो सकता, वो आके मेरे से माफ़ी मांगना। तो मेरे माताजी ने बोला है तुम फेल इसलिए हो गया, तुम ऐसे बात करते इसलिए फेल हो गया। तो मैं माताजी से आर्गूमेंट नहीं करना चाहते थे। मैंने बोला ठीक है माताजी, आप जैसा एडवाइस करेंगे जाएंगे। सुबेरे माताजी ने वो करके दिया मुझे एक स्कार्फ, और वो बात मन से मैंने सोच लिया था कि कभी वो जाके टीचर को नहीं देंगे। मैं गया उसको उठा के, माताजी ने आशीर्वाद दिया। रास्ते में मेरा क्लासमेट सबसे मिला हूँ, तो मैंने उनको बोला माय फ्रेंड्स, आज मेरे पास कुछ स्पेशल चीज़ है, हम स्कूल नहीं जाएंगे, हम लोग नदी का बैंक में जाके पिकनिक करेंगे। समझे ना? तो मेरा अपना क्लासमेट साहब ले जा कर के नदी का किनारे में पिकनिक किया, कुछ एक स्ट्रेंज काइंड ऑफ पैक लंच होते थे उसको खाया, और बार्ली वाइन भी हम लोग ने शेयर किया, वापस आ गया। फिर शाम को माताजी ने कहा क्या हो गया? मैं बोला सब ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक है, हो गया ठीक। तो धीरे धीरे मैंने माताजी को बोला कि अब स्कूल का कुछ दिन के लिए छुट्टी है, हॉलीडेज। दैट वाज द एंड ऑफ माय एजुकेशन। उसके बाद मैं कभी स्कूल जा नहीं पाया। ये मेरा चाइल्डहुड का स्टोरी। तो नेक्स्ट उसके बाद मेरा पिताजी एक ट्रेडिशनल आमची था, डॉक्टर था। उसके साथ साथ मेरा पिताजी एक उस ज़माने का एक ट्रेड बिजनेस करते थे, एक गांव से दूसरा गांव हॉर्स पर याक पर सामान ले जाके। तो मैं अपने पिताजी को असिस्टेंट करके टाइम बिताया, कुछ 16-17 तक। तो 17 साल जब मैं हुआ तो मैं बचपन से ही क्यूरियस था। मैं बहुत से नए चीज़ सीखना चाहते थे, नई चीज़ देखना चाहते थे। ऊंची पहाड़ को देखा तो हमेशा मैं सोचता हूँ सबसे ऊंची पहाड़ पर जाके मैं देखना चाहता हूँ पहाड़ के उस साइड में क्या है। कभी कभी मिलिट्री का एरोप्लेन आते थे, मेरे आंख से आंसू आते थे, ये कहाँ से आया है, कैसे टेक ऑफ करता है और कैसे वो लैंड करते, आई वॉन्ट टू नो। इस तरह से लॉट ऑफ क्यूरियसिटीज। तो लद्दाख में उस ज़माने में अर्ली 70s में, अर्ली 70s लेट 60 में जो नया चीज़ देखने का है वो खाली इंडियन मिलिट्री, इंडियन आर्मी, और कुछ नहीं होता था। लद्दाख उस ज़माने में टोटली डिफरेंट वर्ल्ड, only new things to see, some new things is military. I was very much interested in this uniform,
इंडियन आर्मी का जो यूनिफॉर्म, वही सबसे एक नया चीज़ देखने का था। और मुझे पता नहीं था आर्मी किस लिए, क्या पर्पस है। तो मैं आर्मी में जाना चाहते थे, कुछ सीखने के लिए, देखने के लिए गया हूँ। लेकिन आर्मी में 18 साल का चाहिए आपको। मगर उस ज़माने में कोई बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह कुछ नहीं होता है। कुछ डॉक्टर्स थे जो नॉर्मल एग्ज़ाम लेने में, उन्होंने मुझे पूछा तुम 18 साल नहीं लगता है, 18 साल है क्या? मैंने बोला 18 साल हो ना हो, मैं अपना ड्यूटी देश के लिए कर सकता हूँ सर। तो उन्होंने हंसा और मुझे ले लिया। बाद में पता चला कि मेरे से भी जो तकड़ा लंबा तकड़ा खट्टा रिजेक्ट किया, मेरे को ले लिया। आई वॉज द स्मॉलेस्ट फेलो इन द प्लाटून। माई गन वॉज टॉलर देन मी। सभी लोग मुझे बहुत प्यार करते थे, छोटे बच्चे के जैसा। तुम जल्दी बड़ा हो जाओ, खाना थोड़ा ज़्यादा थे तो खाओ इस तरह से ही बोलते थे। तो मिलिट्री में जो सबसे अच्छा चीज़ मैंने सीखा है डिसिप्लिन एंड देशभक्ति। 4 साल मैंने सेवा किया आर्मी में। जो अभी गलवान वैली में इंडिया चाइना बॉर्डर में रिसेंटली कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, टेंशन हुआ था, उस एरिया में भी मैंने सर्विस किया। जो कारगिल वॉर हुआ था, छोरबाड़ी ला वगैरह, वहाँ भी मैंने सर्विस किया, 4 साल सर्विस किया। तो मिलिट्री में भी मेरा क्यूरियोसिटी कंटिन्यूस। आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द मिलिट्री लाइफ, दो आई वॉज इंजॉइंग वेरी मच। जो ट्रेनिंग हुआ, डिसिप्लिन हुआ, इट वॉज ऑल द ट्रेनिंग वॉज लाइक गेम्स। आई वॉज नॉट एक्चुअली इन्वॉल्व इन द वार एक्सरसाइज में तो अपना भाई लोग को आधा पाकिस्तान आधा इंडिया बन के फाइट करने देता है। फाइटिंग में असली बंदूक नहीं चलाता है, पटाखा चलाते हैं। इट इज़ कॉल्ड वार एक्सरसाइज। तो इसलिए सब मेरे लिए एक गेम जैसा था, कोई सीरियस नहीं था। तो वहाँ भी मैं बचपन से ही मैं अपने आप को रिलीजियस समझते थे। मेरा पिताजी एक बहुत बड़ा योगी जैसे थे, उसका इन्फ्लुएंस था। आजकल मेरे पिताजी जैसा कोई दिखाई नहीं देता है। मेरे पिताजी एक दिन नहीं बीतेंगे थोड़ा मेडिटेशन ना करते हुए, और लॉन्ग टाइम चैंटिंग पूजा करते थे। और यहाँ से कहीं भी जाएगा तो एक बंच ऑफ बुक यहाँ कंधे में उठा के जाएंगे। आजकल ज़माना चेंज हो गया, वो पूजा का पुस्तक की जगह पर मोबाइल उठा के गया। आजकल चैंटिंग की जगह पर माइकल जैक्सन का सॉन्ग्स और म्यूज़िक प्ले करता है यंग जनरेशन। आजकल गाँव में ऐसे आदमी कोई नहीं मिलेगा, सब वॉकी टॉकी, नो पूजा का बुक। तो मेरे पिताजी बहुत योगी जैसा रिलीजियस था, उसका भी इन्फ्लुएंस था। और मिलिट्री का कैंप में भी मैं स्टोर में जा कर के कुछ पेपर बॉक्स ले कर के अल्टर बनाते थे, और भगवान बुद्धा और दलाई लामा का एक पिक्चर रख करके सुबह 3 दफ़ा प्रोस्ट्रेशन नमस्ते करते थे। शाम को कोई अगरबत्ती कैंडल मिला तो जलाते थे। और मैं अपने आप को समझता हूँ मैं सबसे अच्छा बुद्धा का चेला हूँ। वो थे भी था उस लेवल में। दूसरे लोग मेरे से मजाक करते थे, भाई तुम तो मिलिट्री में सोल्जर हो, कोई साधु नहीं है। ये जो जहाँ तुम रहते हो मिलिट्री ब्रेक्स वो है, डॉर्मेटरीज है, ये तुम्हारा मनास्ट्री नहीं है। ऐसे मजाक करते थे। मगर हम अपने आप को सोचते थे ओ मैं सबसे अच्छा भगवान बुद्धा का फॉलोअर है। तो उस वक्त 4 साल के बाद और एक बुद्धिस्ट मंक मिला, मेरे रिलेटिव से, मेरे गांव का है। वो बेंगलोर मनास्ट्री में अध्ययन करते थे, स्टडी करते थे। वो मेरे से मिलने आया। मैं एज ए सोल्जर फ्रॉम द मिलिट्री, ही एज ए मंक फ्रॉम द मनास्ट्री। दोनों जैसे हम दोनों बैठे वैसे बैठ करके एक दूसरे के बारे में पूछा है। वी शेयर आवर लाइफ स्टाइल विद ईच अदर। उन्होंने ऐसे मांग सुबह कितना बजे उठता है, उठने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं, फिर दिन भर कैसे रहते हैं, फिर सोने से पहले क्या करते हैं। उन्होंने बताया सुबह ही उठ करके पहले हाथ मुंह धो के मंदिर में जाके मेडिटेशन हॉल में जाके मेडिटेशन करते, पूजा करते, विश्व शांति के लिए करुणा मैत्री दया करते। दिन भर अध्ययन या मेडिटेशन या अध्ययन करेंगे या सेवा में लगाएंगे। और मेरे गुरुजी वहाँ बहुत से ऐसे प्रोग्राम शुरू किया था, मेडिकल प्रोग्राम्स। साधु लोग खुद आर्टिफिशियल लिम्स वगैरह बना के देते थे, पूरा दिन भर सेवा में।
और शाम को सोने से पहले हमारे बुद्धिज्म में एक प्रैक्टिस होता है मेत्ता मेडिटेशन। मेत्ता मीन्स मैत्री, लविंग काइंडनेस, और यू कैन से कंपैशन। सोने से पहले जितने भी मनुष्य और प्राणी है ये पृथ्वी पर और यूनिवर्स में पूजा करते थे, अच्छा हो, उनका भलाई हो। अपने के लिए, खाली अपने के लिए नहीं, खाली अपने परिवार के लिए भी नहीं, खाली हमारे ज्ञाति जो रिलेटिव्स के लिए भी, पड़ोसी के लिए भी, या खाली बुद्धिज्म को, बुद्धा को फॉलो करने वाला भी नहीं, उससे पारे स्टार्ट तो अपने से होता है, उसको एक्सपेंशन एंड एक्सटेंशन करके होल यूनिवर्स को इंक्लूड करता है उस प्रेयर में। आज सबसे ज्यादा उसी प्रेयर का जरूरत है। इट्स कॉल्ड प्रेयर ऑफ कंपैशन। करते हैं जो जितने भी लोग हैं, मनुष्य हो, प्राणी लोग है, प्लांट्स जो पेड़ पौधे सब भी, चाहे नजदीक में हो, दूर में हो, छोटे हो, बड़े हो, आंख से देखने का हो, ये जो आंख से नहीं देख सकते ऐसे प्राणी हो, जमीन के अंदर रहने वाले प्राणी लोग, पानी के अंदर रहने वाला प्राणी लोग, जमीन के ऊपर चलने वाला प्राणी लोग, और आकाश में रहने वाले प्राणी लोग, जितने भी प्राणी लोग, उस सब का मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी लोग स्वस्थ रहे, सभी लोग सुरक्षित रहे, सबका मंगल हो। इस तरह से एक सुंदर सा प्रेयर होता है। वो प्रेयर करके सोते हैं। तो मैंने उनसे सुना है। फिर मैं अपने आप को कंपेयर किया। हम मिलिट्री में सवेरे उठकर क्या करते हैं, आंखें खोलती ही हमारे मन में ये आता है मेरा बंदूक कहाँ है। कभी कभी तो हम बंदूक के साथ सोता है। बॉर्डर में जब टेंशन होगा ना, स्लीपिंग बैग के अंदर बंदूक के साथ सोता है। तो हमको वहां पर इस तरह से सवेरे उठ करके मेडिटेशन हॉल में जा करके मैत्री करना शांति के लिए नहीं सिखाया। हमें सिखाया जाता है कैसे बंदूक चलाना है, कैसे बम फेंकना है, कैसे चाकू मारना है कि नहीं, और कैसे दूसरों को मारना है, हाउ टू किल अदर्स। अगर आपके हाथ में कोई बंदूक नहीं है, चाकू भी नहीं है, आपका दुश्मन सडनली आपके सामने आ गया, आपके पास समय नहीं उधर जाकर के बंदूक पिकअप करने के लिए। ऐसा सिचुएशन, ऐसे अवस्था में हम लोगों को सिखाया जाता है कि आपने जो चेहरा है इतना भयानक बनाओ, जितना भयानक हो सकते। मेक इट एज हॉरिबल एज यू कैन, द फेस एज घोस्टली एज यू कैन। और आवाज निकालो, इतना खराब आवाज नहीं कर सकते, ताकि वो दुश्मन का जो मोरालिटी थोड़ा डाउन कर सके। फिर हाथ को ऐसे पकड़ो, यहां से ट्विस्ट करो, यहां से किक मारो, गला इससे ट्विस्ट कर। तो इस तरह से हमें ट्रेनिंग दिया जाता था। कोई मेडिटेशन, कोई मैत्री, कोई करुणा नहीं होते थे। और रात को सोने से पहले भी इस तरह से मैत्री नहीं होता था। सोने से पहले एक पैक मिला, पैक बोलता है, दारू देता है थोड़ा थोड़ा मेडिसन का रूप में। तो इस तरह से जब मैंने अपने जीवन को वो साधु के साथ या वो बुद्धिस्ट मंक के साथ कंपेयर किया, तो मैं अपने को रोने को जैसा आ गया। तुम सुअर अपने को भगवान बुद्ध का बहुत बड़ा चेला मानता है, तुम्हारा लाइफस्टाइल क्या है? देखो साधु का लाइफस्टाइल क्या होता है। तुम तो यहाँ हर रोज सफाई करने में लगा है, मनास्ट्री में अपने मन को सफाई करने में लगा था। मेडिटेशन बोला तो अपने मन को सफाई करना। हमें भी मिलिट्री में भी सफाई करना सिखाता है। क्या सफाई? मन के नहीं, बंदूक। डेली बंदूक को सफाई करके ठीक रखना है। पता नहीं कब क्या होगा, कब बंदूक को यूज करना पड़े, इसलिए बंदूक बिल्कुल साफ करके। सो वी वर ट्रेन टू क्लीन द गन्स इन आर्मी, ओके। और बुद्धिस्ट मनास्ट्री में वी वर ट्रेन टू क्लीन द माइंड्स। तो मुझे आपने को रोने को आया। फिर मैंने बोला, भाई, इज इट टू लेट फॉर मी टू क्विट दिस एंड कम टू योर मनास्ट्री? मैंने इसलिए पूछा कि देर तो नहीं हो गया। मैं अपने बचपन में देखा हूँ, जितने भी लद्दाख में साधु बनते हैं ना, मांग्स, बचपन में पेरेंट्स लोग, माता पिता एट द एज ऑफ 5, 6, 7 में ऑफर करता है। मैंने कोई देखा नहीं 20 साल के बाद कोई मांग्स बनता है। तो मैंने इसलिए पूछा कि मैं ज़्यादा बुद्धा तो नहीं हो गया क्या? इज इट ओके? वो बोला है कि जो मंदिर का द्वार है, गेट है, गेट ऑफ धर्मा इज ऑलवेज ओपन फॉर एवरीबॉडी
regardless of any age, as long as you are serious. मुझे इतना खुशी लगा, तुरंत उनके साथ बैठ करके एक चिट्ठी लिखा उनका गुरु को, मैं ऐसा एक आर्मी में सोल्जर हूँ, आपके पास आके आपके चरणों में बैठ करके मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ और एक भिक्षु बनना चाहता हूँ। उन्होंने खाली 2 लाइन लिखा, इफ़ यू आर सीरियस यू आर वेलकम। तो तुरंत छोड़ करके गया मैं, छोड़ करके फिर भिक्षु बना, उधर मनास्ट्री में पहुंचा। जब मनास्ट्री में मैं पहुंचा और मेरा गुरु से मिला, मुझे ऐसा एक अनुभव हुआ कि ऐसे कि जंगल में मेरा रास्ता गुम हो गया और मैं भटकता रहा जंगल में लॉन्ग टाइम। आखिर में मुझे रास्ता मिल गया बाहर आने का। तो आप समझ सकते हैं उनके मन में कितना शांति, सुरक्षित महसूस होगा जब रास्ता निकल गया। तो ऐसे ही मुझे फीलिंग आया। और उससे भी अच्छा उदाहरण ये होगा, हमारे इंडियन मूवीज, बहुत से इंडियन सिनेमा में आपको देखने को मिलेंगे। बचपन में छोटा बच्चा है 3-4 साल का, 5-6 साल का, और माता पिता के साथ क्राउड में, भीड़ में बिछड़ गया, बोल के ना क्या बोलते हैं, बिछड़ गया, अलग हो गया, सेपरेट हो गया, लॉस्ट, अब नहीं मिला, लॉस हो गया। और 10 साल हो गया, 15, 20, 25, 30 साल हो गया। माँ बाप को पता नहीं कि उसका बच्चा जिंदा है कि कुछ क्या हो गया। उस बच्चे को भी पता नहीं कि उसका माँ बाप जिंदा है कि कहाँ है। इस तरह से 10, 15, 20, 25, 30 साल हो गया, 30-40 साल। 30-40 साल के बाद ऐसा एक दिन आता है, ऐसा एक समय आया, वो लोग मिला है, एक दूसरों को पहचाना, ये मेरा बाप है, ये मेरा माँ है, और माँ बाप ने पहचाना ये हमारा बच्चा है। जब वो दोनों पहचानने लगा एक दूसरे को, उनके मन में क्या होता, खुशी होगा ना, दुख नहीं होगा। और खुशी भी बता नहीं सकेगा, ओनली खुशी बताने का तरीका उनके पास होगा, माँ बाप का आंखों से नॉन स्टॉप टीयर आएगा, बच्चे के आंखों से भी नॉन स्टॉप टीयर्स आएगा। वो टीयर्स क्या है, 2 किस्म का टीयर्स होता है। एक तो दुख का टीयर्स, रो रो करके, दुख दे करके, है ना, और एक टीयर्स होगा खुशी का। मुझे भी करीब करीब ऐसा ही महसूस हुआ जब मनास्ट्री में पहुंचा और मेरा गुरुजी से मिला है, इतना खुशी हुआ। तो वो जो अनुभव मुझे हुआ खुशी, उससे मुझे करीब करीब क्लियर हो गया कि पिछले जन्म में भी मैं एक भिक्षु था, मांग था, और जो बचपन से मेरे अंदर प्रश्न था, मैं वो पहाड़ के ऊपर चढ़ करके देखना चाहता हूँ उसके पीछे क्या है। और हजारों प्रश्न आते थे, भाई इस दुनिया में एक ही चंद्रमा क्यों है, एक ही सूर्य क्यों नहीं, 2 क्यों नहीं, और अलग अलग किस्म का, कोई इंटेलिजेंस है, ज्ञानी है, कोई इतना मूर्खा है क्यों है, इसके पीछे कौन है, कोई बहुत सुंदर है, कोई नहीं है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई लंबा है, कोई छोटा है। इस सेम पेड़ पौधे को भी, एनिमल लोगों में भी एक प्रश्न आता था, पेड़ छोटा सा बीज से बड़ा होता है, इस तरह से बड़ा होता है, फिर स्टॉप हो जाता है, ये क्यों स्टॉप होता है, वाई नॉट कंटिन्यू। इस तरह से 1000 प्रश्न मेरे अंदर आता था जब मैं आर्मी में सेवा करते समय, और किसी दूसरों को मैं पूछने का कोशिश करता था। जब भी मैं इस तरह से प्रश्न पूछूं मेरे कलीग से, वो लोग मेरा मजाक उड़ाता था, वो लोग सोचते थे इसका दिमाग खराब हो गया, दिमाग ठीक नहीं है। तो मैं किसी को भी पूछ भी नहीं सकता। कभी कभी चाइना बॉर्डर में, पाकिस्तान बॉर्डर में एक ड्यूटी होता है ऑब्जर्वेशन पोस्ट में, वहाँ पर अकेला बैठना है, 2 आदमी नहीं बैठना है। 2 आदमी तो बात करते करते इनिमी उस तरफ से ऑब्जर्वेशन करना है ना, वो नेग्लेक्ट होने का चांस है, दोनों बात करते घुसी गप्पे मार के, इसलिए अकेला जाना 2-2, 3-3 घंटे के लिए। खासकर मेरा जब ड्यूटी लगता था तो मैं अकेला हूँ, आकाश में देखते थे पीस ऑफ वाइट क्लाउड, ये क्लाउड कहाँ से आता है और कहाँ जाता है ना, और इस दुनिया के पीछे ये हु इज बिहाइंड दिस क्रिएशन,
तो आंख से आंसू ही आते थे, क्योंकि मैं किसी को प्रश्न पूछ नहीं सकते थे। ऐसा मेरे अंदर 1000 प्रश्न आते थे। जब मैं अपने बौद्ध विहार में पहुंचा, गुरुजी से मिला, तो मुझे ये पता हुआ वही मैं ढूंढ रहा था। जहां पर मैंने जो धागा छोड़ा ना, थ्रेड छोड़ा था लास्ट, वही मैं ढूंढ रहा था। नाउ आई हैव कम बैक टू होम। तो बहुत खुशी हुआ। फिर मैं गुरुजी के साथ बैठ के अध्ययन किया, और बाद में मुझे सरप्राइज ही हुआ, मेरा गुरुजी भी आर्मी में सर्व किया था बिफोर बिकमिंग मंक। ओके। एंड दैट टाइम ही वाज अ ऑफिसर, है ना, मैकेनिकल इंजीनियर था, मैं सोल्जर था। और दैट टाइम ब्रिटिश इंडिया आर्मी, बिफोर इंडिया इंडिपेंडेंट। सो उन्होंने भी बहुत दुख भोगा। ही वॉज इन्वॉल्व इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, युद्ध में था। तो ही so much bloodshed, killing the Japanese soldiers, how the Japanese soldiers were making the people to dig their own graveyard before they are killed. वो मारने से पहले अपने आप अपना वो क्या बोलता है, ग्रेवयार्ड को खोदना है, खुद के लिए खोदना है। जब पूरा खोदने के बाद वो लोगों को लाइन में बैठाया जाता था, फिर मार देते थे। ऐसे देखा तो मेरे गुरुजी को इतना शौक हो गया। ही डिसाइडेड टू क्विट द आर्मी लाइफ अलोंग विद वन ब्रिटिश आर्मी। ब्रिटिश एक ऑफिसर के साथ दोनों ने छोड़ा। और उस जमाने में इंडिया में बुद्धिज्म बिल्कुल नहीं। बुद्धिज्म भारत में जन्म हुआ था, भारत से पूरा दुनिया में फैला था। इट स्टार्टेड विद द लाइट ऑफ बिहार, बुद्धगया, लाइट ऑफ बुद्धगया, लाइट ऑफ बिहार, फिर उसके बाद लाइट ऑफ इंडिया बना, उसके बाद लाइट ऑफ एशिया बना है, अभी लाइट ऑफ द वर्ल्ड बना है। टुडे द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन द वेस्टर्न कंट्री इज बुद्धिज्म, सो इट हैज बिकम ए लाइट ऑफ बुद्धा। लेकिन कि अनफॉर्चुनेटली कुछ सालों के बाद बुद्धिज्म डिक्लाइन हो गया, डिसअपीयर हो गया। जब मेरा गुरुजी ढूंढ रहा था, कोई नहीं मिला, तो ही वेंट टू रामाकृष्ण आश्रम वेलूर मात में। वहाँ स्वामी बना हुआ था। स्वामी बनने के बाद उन्होंने कुछ अध्ययन किया, कंपैरेटिव स्टडी बोलते हैं ना। जब उन्होंने बुद्धिज्म को स्टडी करना शुरू किया, खासकर जो धम्मापदा उनके हाथ में पहुंचा, तो ही फेल्ट स्ट्रांगली ही वाज ए बुद्धिस्ट मंक इन प्रीवियस लाइफ। सो ही वेंट टू श्रीलंका, गॉट रीऑर्डेन्ड एज ए बुद्धिस्ट मंक, बिकेम ए ग्रेट Buddhist monk. He comes from a very noble Bengali Brahmin family, Banerjee family. The highest, unfortunately or fortunately, don't know, India is full of caste. Brahmins considered the highest caste, isn't it? Do you know, among the Brahmin also have caste. The Upadhyaya Brahmin is the highest one. उससे ऊपर कोई नहीं है, उसके ऊपर शायद देवा होगा, उसके नहीं। So my guru comes from the Brahmin Upadhyaya family. He already knew Sanskrit so well. He was brought up by the religious family so much. तो ऐसा हुआ, तो मुझे लगा कि हमारा जो गुरु का कनेक्शन चला है ना, वो इसी जन्म का नहीं, पहले जन्म का कनेक्शन भी। मेरा गुरुजी तो ध्यान करके थोड़ा सा पास लाइफ के बारे में भी थोड़ा बहुत देख सकते थे। यूज्ड टू टेल अस कि पहले इन हिज प्रीवियस लाइफ एक बहुत बड़ा रिम्पोचे था तिब्बत में, और लद्दाख से सब मंक्स लोग तिब्बत में जाते थे पढ़ने के लिए। शायद मैं एक था उसमें से, तो मैं ऐसा समझता हूँ। जी गुरुजी, बहुत ही अच्छी जर्नी आपने अपनी बताई कि कैसे, मतलब आप जैसे अंदर से जो सवाल आ रहे होते, जैसे हम इनर कॉलिंग भी बोलते हैं, तो वो सवाल हमेशा से आपके मन में थे, और जब वो आपके दोस्त आपको जो वो मंक आपको जो मिले, तो वहाँ वो आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए और आप आर्मी से मंक की ओर जर्नी की ओर आगे बढ़ गए। तो बहुत अच्छा लगा आपसे आपकी जर्नी जान के, साथ ही जो बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं, कैसे हम उन्हें अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, कैसे उन्हें अपने जीवन में धारण कर सकते हैं और अपनी जो आध्यात्मिक यात्रा है उसमें आगे बढ़ सकते हैं, ये सब आपने बताया और कार्यक्रम में आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, इट्स बीन माय ग्रेट प्लेजर। मुझे भी बहुत खुशी हुआ आपके यहाँ आने का। थैंक यू सो मच।
तो ये थी हमारी बातचीत भिक्खु संगसेना जी के साथ। हमने जाना कि कैसे बुद्धिज्म फिलॉसफी का प्रचार प्रसार वो कर रहे हैं और कैसे बुद्धिज्म टीचिंग के माध्यम से ही उनके जीवन में भी परिवर्तन आया और अब वो जन जन तक ध्यान को पहुंचा के लोगों के जीवन को भी परिवर्तित कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। यदि आप ये कार्यक्रम टीवी पे देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे PMC ऐप को भी डाउनलोड कीजिए। थैंक यू सो मच।